हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। ठीक है। और 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी हमने ऐसा चैप्टर एक देखा था, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री था और ये मॉडर्न हिस्ट्री है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कीजिए, तो यहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दिया है। ज्योग्राफी के लिए भी कमेंट आ रहा है कि उसको पूरा करें। तो देखिए, एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है, मैं वेट कर रही हूँ कि मैं उसे ऑन बोर्ड पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। 1 वीक और वेट कीजिए, उसके बाद वो क्लासेस कंटिन्यू होंगी और हम हिस्ट्री को और 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, जो रामशरण शर्मा की है और सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम की है, बिपिन चंद्रा की, वो जो है हम ऑन बोर्ड पढ़ेंगे और जो ज्योग्राफी है वो भी हम ऑन बोर्ड पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं अभी वो क्लासेस नहीं ले रही हूँ। यहाँ हिस्ट्री की क्लास आप देखा कीजिए, ये मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ और यहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारा जो है मोटिवेशन बरकरार रहे आप तक वीडियो पहुँचाने में। काफ़ी मेहनत लगता है आप तक ये वीडियो पहुँचाने में। अगर आप एनसीईआरटी खरीदने जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 से 12 तक की, तो आपको ये फ्लिपकार्ट पे 2650 रुपये की आती है। इसलिए मैं ये कंप्लीट करा रही हूँ एनसीईआरटी बुक्स, ताकि आप लोगों को बुक्स नहीं खरीदना पड़े और यहाँ से आप अपना नोट्स बना सकें, उसका रिवीजन कर सकें। तो अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है जो हमें पढ़ना है। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों की जानकारी देता है। इतिहास के बारे में सबसे एक धारणा सबके मन में है कि जैसे जब भी इतिहास की बात हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें डेट याद करना है, सन ईस्वी याद करना है, हमारा दिमाग एकदम हैंग हो जाता है, इतने सारे डेट्स होते हैं। तो इतिहास, जैसे ही इतिहास की बात आती है, सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि हमें बहुत सारे डेट्स याद रखने हैं। ठीक है, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस टाइम बीसी वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व की बात करते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो पढ़ते हैं, जब हम ईस्वी से शुरू होता है इतिहास, ठीक है, यानी कि एडी से, तब से हमें दिक्कत नहीं होती है, बस हमें डेट याद रखना होता है। ठीक है, लेकिन जब तक बीसी में हम पढ़ते रहते हैं थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ से सही है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हम कितने डेट्स याद रखें। तो जो यूपीएससी है उसमें डेट्स नहीं पूछे जाते, बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। वहीं डेट्स पूछे जाते हैं जो ज़्यादातर सबको पता होता है। ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात होती है यूपीएससी में। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने की काम सौंपा था। अब देखिए, जैसे ही इन लोगों को भारत आना था, क्योंकि आपको पता है कि समुद्री रास्ते से अंग्रेज़ भारत आए थे। ठीक है, ये सिलसिला शुरू होता है 1498 में पुर्तगाल से, और ऐसे ही सभी जो यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोप के देश हैं, वो अपने अपने देश की कंपनी को भेजते हैं भारत में। तो ऐसे ही जब ब्रिटिशर्स का टाइम आया तो ब्रिटेन में अंग्रेज़ों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को कहा कि आप हिंदुस्तान का नक्शा तैयार कीजिए। रेनेल को भारत पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना महत्वपूर्ण लगता था। अब देखिए, किसी भी देश पे अगर अपना वर्चस्व कायम करना है, वहाँ से जो भी करना है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब भारत की जो आप कंडीशन देखेंगे, भारत की आकृति देखेंगे, तो एक तरफ एक तरफ हिंद महासागर है, तो एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ पूरा जो है बॉर्डर है हिमालय पर्वत का। तो कहा गया रेनेल को कि आप भारत का नक्शा तैयार कीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने इसको दूसरे कलर से लिखा है ताकि आपको याद रहे। ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, उनमें सभी गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होकर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। अब देखिए, अंग्रेज़ों के गवर्नर होते थे, जो यहाँ पे जिनके नेतृत्व में शासन होता था भारत में, उनके गवर्नर होते थे। फिर गवर्नर से थोड़ा सा और ज़्यादा करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, उसके बाद वायसराय कर दिया गया भारत का। भारत का वायसराय का मतलब था कि जितने क्षेत्र जो हैं ब्रिटिशर्स जीते हैं भारत में, जितने पे उनका शासन प्रशासन चल रहा है, उतने क्षेत्र का एक वायसराय होता था, जो सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ऊंचा पद कोई होता था, तो वो वायसराय का होता था। तो पहले तो गवर्नर से शुरू होता है, पहले गवर्नर होते हैं, फिर उसी क्षेत्र के गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं, और फिर गवर्नर जनरल को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। और उसकी जो शक्तियाँ हैं, क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, वो भी वहाँ पे बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है,
1817 में जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। जेम्स मिल कौन थे? तो ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और ये राजनीतिक दार्शनिक भी थे, इनको राजनीति का भी काफ़ी ज्ञान था। अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। अब एक तरह से देखिए तो इसी कालखंड में हम इसको पढ़ते भी हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। एंशिएंट हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में यानी कि 700 के आसपास वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से माना जाता है कि मिडिएवल हिस्ट्री शुरू हो रहा है और वो मुस्लिम काल रहता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बड़ी सत्ता है 700 के बाद के ईस्वी की हम अगर इतिहास पढ़े तो दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, उसके बाद से हैदराबाद में, बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम शासक होते हैं भारत में, और उन्हीं का वर्चस्व भी रहता है। बाकी जो छोटे मोटे राजपूत शासक होते हैं उनके अंडर में होते हैं, ठीक है। तो जो मिडिएवल हिस्ट्री है उसे मुस्लिम का काल कहा गया है उनके हिसाब से, और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उनको हिंदू का काल कहा गया है, हिंदू इतिहास। और जो जब मिडिएवल हिस्ट्री ख़त्म होता है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है, यानी कि आधुनिक जो भारत का इतिहास है उनको ब्रिटिश इतिहास कहा गया है। यानी कि 3 काल, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, इस तरह से। तो हिंदू काल को आप एंशिएंट मान लीजिए, मुस्लिम काल को आप मिडिएवल हिस्ट्री मान लीजिए, और जो आधुनिक भारत है उसको आप ब्रिटिश काल मान लीजिए। इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। जेम्स के अनुसार सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। अब इनका कहना है कि जितने भी एशिया के लोग हैं, अब देखिए ये एशिया एक अलग महाद्वीप है, यूरोप एक अलग महाद्वीप है, ठीक है। तो एशिया के जितने भी, सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के जितने भी देश हैं वो यूरोप से, इनका कहना है कि हमसे ये पीछे हैं, सभ्यता में, संस्कृति में, हर चीज़ में ये पीछे हैं। ये किसका मानना है? जेम्स का। अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज था। यानी कि अंग्रेज़ जब भारत आए तो कहीं पे राजपूतों का शासन था, यानी हिंदू शासन था, तो कहीं पे मुस्लिम शासन था, और एक केंद्रीकृत शासन जो था वो मुग़ल सत्ता थी, ठीक है। जब अंग्रेज़ भारत आते हैं, भारत में केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही सभी ओर बोलबाला था। अब देखिए इनको अपने यहाँ की नहीं याद है कि ये लोग कितना अंधविश्वासी थे, ये सब इनको नहीं याद है, क्योंकि चर्च में भी वहीं सब काम हुआ करता था। चर्च में भी क्या होता था, जैसे एक पैसा दे के लेना होता था, ड्राफ्टिंग करवाना होता था कि इसके बदले हमारे पाप धुल जाएंगे, हम इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन इनको अपना नहीं दिखता था, ये भारत में देखने लगे कि भारत में जो है यहाँ पे सब अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं, सब क्या है, धार्मिक बंधनों में बंधे हुए हैं। हालांकि ये भी वहीं करने आए थे, ये भी एक तरह से इनका जो गुप्त मंशा थी कि पूरे, जैसे मुस्लिम वर्चस्व था भारत पे, इनकी भी गुप्त मंशा थी कि हम जाके सबको ईसाई बनाएं, ईसाई में कन्वर्ट करें। इन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार किया, लेकिन इनका मानना ये था कि यहाँ पे सारे लोग धर्म में बंधे हुए हैं, यहाँ के जो लोग हैं अंधविश्वासी हैं, धार्मिक बैर करते हैं, लेकिन इनको अपना नहीं दिखता था। हालांकि ये भी वहीं थे, ये भी वहीं करने आए थे, ऊपर से रोजगार करने, ऊपर से जो है व्यापार करने आए थे, और अंदर से ये अपने धर्म का प्रचार करने आए थे, ठीक है, और राजनीतिक सत्ता यहाँ पे कायम करने आए थे। मिल ने सुझाव दिया अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। यानी कि अब ये कह रहे हैं जेम्स मिल कि यहाँ के जो लोग हैं ये एकदम, इनके पास कोई बुद्धि नामक चीज़ नहीं है, और ये जो है बहुत पीछे हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता से बहुत ये परे हैं, एकदम पीछे हैं, और ये जातिगत बंधनों में बंधे हुए हैं, अंधविश्वासों में बंधे हुए हैं, धार्मिक बैर में बंधे हुए हैं। अब आप लोगों को इस पूरे भारत पे अपना वर्चस्व कायम कर लेना चाहिए, ये अंग्रेज़ों को बता रहे हैं। अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अब देखिए इनको हिंदुस्तान की इतनी चिंता थी कि इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से कि आपके बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। अब अंग्रेज़ आए, हिंदुस्तान का क्या हाल किया वो आज तक हम लोग देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने कहा कि आपके बिना, आप लोगों के बिना हिंदुस्तान की कोई प्रगति नहीं हो सकती। अन्य इतिहासकार भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटते हैं। जैसा कि जेम्स मिल ने बांटा था, तो उन्होंने धर्म के आधार पर बांट दिया था, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदू, मिडिवल हिस्ट्री को मुस्लिम, और मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रिटिश काल, ठीक है। तो अन्य इतिहासकार जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और हम भी लगभग यही पढ़ते हैं। आप जब भी इतिहास की बात करेंगे सबसे पहले 3 पार्ट होता है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब हम बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन पहले दिमाग में हमारे यहीं आता है, अगर इतिहास की बात होती है तो हमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है।
पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्रता या मुक्ति जैसी आधुनिकता की ताकतों की विकास का युग माना जाता है। अब पश्चिम में आधुनिक काल को, यानी कि पश्चिम, यूरोप, इन्हीं को पश्चिम कहा जाता है, पश्चिमी सभ्यता कहा जाता है यूरोप वाले देश को, ठीक है। तो उनमें जो है वहाँ पे उस टाइम, चूँकि वहाँ पे एक क्रांति आ गई थी, ठीक है। उस टाइम जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसका आविष्कार होने लगा था, इसलिए ये अपने आप को काफ़ी बुद्धिजीवी मानते थे। तो वहाँ पे विज्ञान, तर्क वितर्क की बातें होने लगी थी, लोकतंत्र की बातें होने लगी थी, स्वतंत्रता या मुक्ति की भी बातें होने लगी थी, इसलिए ये लोग अपने को बुद्धिजीवी मानते थे। जब एक देश दूसरे देश पर को दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने राजनीतिक सत्ता में भी हस्तक्षेप किया, ठीक है। उन्होंने आर्थिक तो इतना हानि पहुंचाया भारत को, जिसका परिणाम आज तक आप देख रहे हैं। तो आर्थिक रूप से भी अपना गुलाम बनाया, सामाजिक रूप से भी अपना गुलाम बनाया, सांस्कृतिक बदलाव भी यहाँ पे बहुत सारे किए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने शादी विवाह तक किया, ठीक है। तो सांस्कृतिक बदलाव भी उनकी वजह से हुआ और इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी देश, जैसे कि ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ, उन्होंने आके हमारे देश पे एकदम से कब्जा कर लिया। इसकी आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ सब उनके अंडर में हो गई। तो इसी चीज़ को उपनिवेशीकरण कहते हैं। इतिहासकार भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्रोत हैं जैसे प्रशासन द्वारा तैयार किए गए अभिलेख, ठीक है। अंग्रेजी शासन ने हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखा। हाँ, ये एक चीज़ ये था इनका कि ये सब कुछ जो है ऑन पेपर करते थे, ठीक है। जैसा कि इनका सिलसिला शुरू होता है 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद से भारत शासन अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम आते हैं। तो ये सारे चीज़ उनका जो नियम कानून होता था ब्रिटेन से लिख के आता था। कुछ वो यहाँ बनाते थे, अपने बलबूते पे बनाते थे। तो इनका जो भी फैसला होता था, नीतिगत फैसला, क्योंकि बिना फैसले, बिना सहमति, बिना पेपर के ये इतना बड़ा शासन कायम करना जो है असंभव था। तो ये सारी चीज़ें अपना साफ साफ लिखते थे, जिसका परिणाम है कि आज हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवाए, ठीक है। तो जो भी वो काम करते थे, जो भी वो पेपर पे काम करते थे, उन सब के लिए वो कक्ष बनवाए थे, अभिलेख कक्ष, ठीक है। उनमें सारी चीज़ों को वो संजो कर रखते थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड्स रूम होते थे। यानी कि जितने भी प्रशासनिक कार्य होते थे, कोई भी न्यायिक, प्रशासनिक, तो हर जगह एक रूम होते थे जहाँ पे वो सारी कागजातें सुरक्षित रखी जाती थी। दफ्तर में, यानी कि तहसीलदार जो होते थे उनके दफ्तर में, जो डीएम होते थे उनके दफ्तर में, कमिश्नर जो होते थे उनके दफ्तर में, जो प्रांतीय सचिवालय यानी कि जो राज्य का सचिवालय होता था वहाँ पे, ठीक है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए होते थे और एक तरह से ये अच्छा था कि हम आज इन सारे चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, क्या क्या उन्होंने यहाँ पे जो है कैसे अपना शासन स्थापित किया। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी। अब सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, ठीक है। तो सर्वे का जो महत्व है कैसे बढ़ा, उसके बारे में यहाँ पे है कि 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। अब देखिए, सर्वेक्षण तैयार होने लगा। जनगणना क्या होती थी, जैसा कि वो अभी तक हो रही है, तो इन्होंने जनगणना भी कराई कि क्यों, और उसके बाद से जनगणना के अंतर्गत इन्होंने पता किया जो गरीबी है वो कितनी है, शिक्षा कैसी है, जाति कितने हैं, धर्म कितने हैं, हर तरह से इन लोगों ने जनगणना कराई। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, ठीक है। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अब देखिए, सिर्फ इन्होंने जनगणना ही नहीं कराई बल्कि और भी सर्वेक्षण कराए, जैसे कहाँ की मिट्टी कैसी है, उसमें कौन सी उपज होती है और क्यों वो वहाँ ज़्यादा उपज होती है, क्यों कम उपज होती है, कौन कौन से जीव जंतु हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों, जंगलों के बारे में भी इन्होंने सर्वेक्षण किया, तभी जाके इनको जो है लकड़ियाँ मिलती थी, जो रेलगाड़ी की पटरियाँ वगैरह, और उसके बाद से पटरियाँ, फिर रेलगाड़ी के अंदर जो सीट वगैरह बनाए जाते थे, जो
वो भी इस लकड़ी से बनाए जाते थे। और ये इमारती लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती थी और इन्हीं लकड़ियों की वजह से काफ़ी सारे जनजातीय आंदोलन होते थे, जन विद्रोह होते थे, क्योंकि ये उस जंगलों में भी जाके लकड़ियाँ लाते थे जहाँ जो आदिवासी हैं, जनजातीय क्षेत्र होता था, ठीक है, और वो लोग आंदोलन करते थे। वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। यानी कि इनका भारत को लूटने का हर तरफ से इरादा था। कोई ऐसा जगह छूटे नहीं जहाँ से भारत से ये सींच ना पाए, ठीक है। तो इसलिए ये वन सर्वेक्षण, औषधि सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक जो सर्वेक्षण होता था, सब कुछ इन्होंने करवाया। अधिकृत रिकॉर्ड से हमें सिर्फ सरकारी अफसर की सोच और दिलचस्पी का पता चलता है, ना कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे इसके बारे में। अब कहने का मतलब है जो भी इन्होंने रिकॉर्ड्स रखा है दफ्तर में, ठीक है, उससे हमें इनके कामों का पता चलता है। अब उस टाइम के लोग उस काम के प्रति क्या महसूस करते थे, क्या उनकी फीलिंग्स होती थी, ये हमें पता नहीं चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड से हमें आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीबों के अनुभव के बारे में पता नहीं चलता। अब इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे आदिवासी, किसान, जो भी मज़दूर वगैरह होते थे, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, उनके फीलिंग्स का और उनके अनुभव का कोई पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर था 8वीं क्लास की NCERT का, जिसको हमने अभी कवर किया। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप यहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।